वॉइस हाई है। ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 15। और अब की बुक में ये अपडेट हो चुका है, इसे चैप्टर नंबर 12 की नंबरिंग में रखा गया है। और इस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आज हम ये चैप्टर इंग्लिश में भी करेंगे और इसके साथ साथ हम हिंदी में भी करेंगे। मतलब आज जो चैप्टर होने वाला है साइंस का, क्लास नाइन्थ का, इम्पोर्टेंस इन फूड रिसोर्सेज, ये चैप्टर इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को हेल्प करेगा और हिंदी मीडियम के लिए भी। ठीक है। तो आज मैं ये चैप्टर दोनों ही तरीके से पढ़ाऊंगी, इंग्लिश मीडियम की बुक से भी और हिंदी मीडियम की बुक से भी। देखिए, इंग्लिश मीडियम की बुक का यहाँ पे फ्रंट टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, और ये हिंदी मीडियम का है। हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को क्या कहा जाता है? खाद्य संसाधनों में सुधार। जो हमने अभी यहाँ पढ़ा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। पहले मैं आपको किस में पढ़ा रही हूँ, पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ। उसके साथ साथ हम जो जो जैसे जैसे होता जाएगा, हम वैसे वैसे उसके साथ साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को भोजन चाहिए। ठीक है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मतलब फैट, विटामिन, खनिज लवण मतलब मिनरल्स प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है। हमें खाना कहाँ से मिलता है? पौधों से भी मिलता है, और एनिमल्स मतलब जानवरों से, जंतुओं से भी मिलता है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से मिलते हैं। या तो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं, या फिर हमें किससे मिलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है। हमें प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। ये क्यों आवश्यक है? आवश्यक क्यों है आज के समय में? ठीक है। हमें वर्तमान या फिर हम उत्पादन स्तर जो भी आज के टाइम पे कर रहे हैं, उसका हम निर्वाह क्यों नहीं कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है। इसका कारण क्या है? जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़, 1 बिलियन से भी अधिक है, तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। अब भी ये क्या है? कंटिन्यू बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। अब जब ज्यादा लोग आ रहे हैं तो फूड भी क्या चाहिए? फूड प्रोडक्शन भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले अत्यधिक स्थान पर खेती होती थी या होती है, आज भी होती है। अतः अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध संभव अभी इस समय में नहीं है, क्योंकि अब जैसे संसाधन फैलेंगे, समझ रहे हो, उस हिसाब से अब सबको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, है ना? इसलिए इसलिए फसल तथा पशुपालन या पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए या बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक ही सफल रहे हैं। इसमें हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की गई है, और श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध का उत्पादन बढ़ा गया है, उसका अच्छा प्रबंधन करा गया है। ठीक है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत ही अधिक उपयोग करा गया है। जो हमारे नेचुरल चीजें उनको बहुत अच्छे से यूज करा गया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का स्तर बढ़ गया है। अतः ये महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के कारकों को क्षति ना पहुंचे। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट करो कि सामने वाले या फ्यूचरिस्टिक गोल की या फिर प्रेजेंट चीजों को क्या हो? हार्म नहीं हो। ठीक है। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपूषणीय संपूषणीय प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता जताई गई है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कि हमने हमारा जो भी फसल वगैरह है वो काटी है, उसको हम स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में इसको देते जाएंगे। ऐसे उसने क्या बोला? जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है ना? जनसंख्या फिक्स्ड नहीं है, बढ़ रही है। अब मतलब जो आपने डब्बे ग्रेन्स के भर के रखे थे, अनाजों के भर के रखे थे, क्या वो बढ़ रही जनसंख्या के लिए अच्छे फिक्स्ड होंगे? नहीं, है ना?
लोगों को अनाज अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है, इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणालियों को अपनाना होगा। संपूर्ण जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती मतलब मिक्स फार्मिंग, अंतर फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। ये पूछा जा सकता है हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। उदाहरण के लिए अब इन्होंने कौन से बताए हैं? पशुधन, कुक्कुट पालना मतलब मुर्गा पालना, मत्स्य पालन मतलब फिशिंग मछली पालना, मधुमक्खी पालन मतलब हनी का बी कीपिंग करते हैं, बी हाइविंग करते हैं वो, और भी बहुत सारे काम है। अब प्रश्न ये है कि हम सफल तथा हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। अब हमें पता है कि ये सब चीजें हमें बढ़ानी चाहिए। मतलब पहले हमारे पास क्वेश्चन था कि कैसे करें, अब हमें कैसे का समझ में आ गया, मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है कि अब हम उसको कैसे बढ़ाएं, है ना। फसल उत्पादन में उन्नति। अब इंग्लिश मीडियम पे आ जाते हैं हम। हिंदी मीडियम आपको समझ में आ रहा है सारा जो आपकी बुक से मैं बता रही हूँ, ठीक है। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें पता है कि सभी जानवरों को किसकी जरूरत है? फूड की जरूरत है। फूड सप्लाईज, फूड्स के अंदर क्या हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर द बॉडी डेवलपमेंट। ये सभी हमारे किसके लिए जरूरी है? बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है और हेल्थ के लिए जरूरी है। बोथ प्लांट एंड एनिमल आर द मेजर सोर्स। प्लांट और एनिमल क्या है? मेजर सोर्स है फूड के, ठीक है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमें ये खाना ज्यादा कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से। वी रीड इन न्यूज़पेपर दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। हमने न्यूज़पेपर में अक्सर ये बात रीड करी है कि कैसे हम हमारे एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ा सकते हैं। वाई इज दिस नेसेसरी? ये क्यों जरूरी है, ठीक है। और वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। क्या है इसके इन सभी का आंसर? इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, ठीक है। आर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से भी ज्यादा है, एंड स्टिल इट्स ग्रोइंग, और अभी भी ये बढ़ रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन 1/4 ऑफ अ बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तकरीबन तकरीबन हमें हर साल हमारा जो खाना है उसका क्वार्टर हमारा उसमें लग जाता है जनसंख्या के हिसाब से। तो हमारे अगर लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमारा खाना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग। ये फार्मिंग की वजह से हो रहा है। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। इंडिया अभी भी क्या है? इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव अ मेजर स्कोप। हमारे पास कोई मेजर स्कोप नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर द कल्टिवेशन। देयरफॉर इट इज नेसेसरी, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम किसे बढ़ाएं, हमारे दोनों ही तरीके की एफिशिएंसीज को बढ़ाएं, जैसे कि क्रॉप्स हो गया और हमारा एनिमल हस्बेंड्री या फिर लाइफ स्टॉक हो गया। Efforts to meet the food demand by increasing food production have lead some success so far. हमारे efforts ही हमारे food production की बढ़ती हुई मांग को क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। We have had a green revolution. हमारे पास इसके लिए बढ़ती हुई मांग को देखकर हमारे पास क्या टॉपिक आया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। और वो किसके लिए था? हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हरित क्रांति हिंदी के लिए, ठीक है। और हमारे साथ और क्या था? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था? मिल्क के लिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। However, these revolution means that our natural resources are getting used more intensively. इससे हमें ये लगता है कि हम हमारे natural resources को बहुत अच्छे से use कर सकते हैं। As the result, there are more chances of causing damage to our natural resources. हमें ये भी इससे देखने को मिलता है, इसके रिजल्ट से, कि हम क्या करते जा रहे हैं? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करते जा रहे हैं। टू
टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कंप्लीटली। इससे हमारा जो बैलेंस है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। Therefore, it is important that we should increase the food production without degrading our environment। इसलिए जरूरी है कि हम हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करें बिना किसी एनवायरमेंट को हार्म करें। डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग, और जो हम ये कर रहे हैं बैलेंस को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे भी हम डिस्टर्ब ना करें। Hence there is a need of sustainable practices in the agriculture and animal husbandry। इसलिए sustainable practices होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में। Also simply increasing grains production for storage and warehouses and cannot solve the problem of malnutrition and hunger। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि माल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम्स ऐसे ही ग्रेन प्रोडक्शन को एक जगह स्टोर करने से वेयर हाउसेस में खत्म नहीं हो जाती है। पीपल शुड हैव मनी, लोगों के पास मनी भी होने चाहिए उन्हें परचेज करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप भर के रख दो कि लोगों के लिए और लोगों से खरीद ही नहीं पा रहे, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू डू इट। द मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। हमारे इसी के ऊपर डिपेंड है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर is therefore necessary for to combat the problem of hunger। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को देखना चाहिए ताकि हम इन सब चीजों को ठीक कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल सस्टेन लिवलीहुड, वन शुड अंडरटेक द मिक्स्ड फार्मिंग, जो मैंने आपको बताया था मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, ठीक है, कंबाइंड एग्रीकल्चर विद लाइफ स्टॉक पोल्ट्री, ठीक है, फिशरीज और बी कीपिंग की हेल्प से हम ये सब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि खाओ, पहले तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्या करना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमें पता लग गया क्या करना चाहिए, अब जो करना है उसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट कैसे होता है हमारे क्रॉप्स में और यील्ड्स में। मतलब बेसिकली हमारे जो क्रॉप्स है उनके अंदर हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है फसल उत्पादन में उन्नति। कैसे हम हमारी फसल को ग्रो कर रहे हैं, कैसे हमारे फूड को ग्रो कर रहे हैं और फिर हम उसे कैसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इन सब चीजों से क्या मिलता है, माफ कर लो, कि इतनी ये सब चीजों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तेल जैसे तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, ठीक है, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, इन सब से हमें क्या मिलता है, वसा मतलब फैट। सब्जी, मसाले, फलों से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन और खनिज लवण मतलब विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है कुछ सब्जियों में, और जो कुछ कुछ चीजें उनमें वसा भी मिलता है मतलब फैट भी मिलता है, और क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तेज बोलो बेटा। चारा जैसे विसरीम, जई, सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। अब देख लो यहाँ पे अलग अलग तरीके की फसलें देख लो, पता लग गई। ये देखो मटर का दिखा रखा है, ठीक है, गेहूं की भी दिखा रखी है, मक्का की दिखा रखी है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अनाज, दाल, फल, सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, पता लग गया कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, वो सब कुछ लिखना है। अनाज से क्या बनता है, दालों से क्या मिलता है, सब्जियों से क्या मिलता है, वो लिखना। सामने आंसर है, आपको मेरा मार्क भी करा दिए, ठीक है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान या दीप्ति काल मतलब फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके, मतलब पूरी तरीके से वो ग्रो कर सके कोई भी प्लांट, वह अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। दीप्ति काल क्या होता है, सन की रेस से रिलेटेड होता है। पौधों में पुष्पण तथा
वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करती है? सूर्य के प्रकाश पर। पौधों में पुष्पन मतलब फूल खिलना, और वृद्धि मतलब पौधों के अंदर उनकी ग्रोथ होना, उनकी हाइट इंक्रीज होना, और वहां पर क्या खिल जाना? फूल खिल जाना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देना। सूर्य प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम बताओ। खरीफ फसल। बेटा आप ना साथ साथ नहीं बोल रहे हो, और ना आपकी बुक्स में लाइन मैच हो रही है। एक सेकंड रुको। अब खरीफ फसल कौन सी होती है? जो जून से आरंभ होकर, मतलब जून की स्टार्टिंग से आरंभ होती हैं, और कब तक चलती हैं बताओ? अक्टूबर मास तक चलती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, मतलब ठंड में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से कब तक चलती है? अप्रैल तक चलती है। इन फसलों को क्या बोलते हैं? रबी फसल। अब आपसे पूछा जा सकता है कि खरीफ फसल कौन सी है और रबी फसल। ठीक है, इन फसलों में रबी फसल कहते हैं जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये सारी फसलें हैं। ठीक है, और रबी फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सारी क्या है? रबी फसल। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। पैदावार में उन्नति कैसे हुई, मतलब इतनी तेजी से एकदम से कैसे इंक्रीज हुआ है ये हमारा जो प्रोडक्शन है? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय के बारे में सोचे तो हम इसको 3 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला कौन सा है? बीज का चुनना। बीज को हम कैसे चुनते हैं? दूसरा कौन सा है? उसको सही से देखभाल करना। तीसरा क्या है? खेती में उगी फसल की सुरक्षा करना। फिर जब हम उसे काटते हैं तो उसको अच्छे से काटना, ताकि उसको फसल खराब ना हो। इस प्रकार हम, मतलब वो क्या प्रोसेसिंग बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्म में सुधार, मतलब वो किससे कितने टाइप की है? फसल उत्पादन प्रबंधन, प्रोडक्शन के अंदर अच्छे से हम उसको देखें। और सुरक्षा मतलब सेफ्टी का प्रबंधन, कहां पर वो रखी जा रही है, कहां पर वो नहीं रखी जा रही है, वेयर हाउसेस के अंदर। हाँ, उन सब चीजों में लिखा जाए। अभी देखो, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। चलिए अब हम देखते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोग्रम प्रोवाइड हमें क्या देते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ठीक है, पल्सेस लाइक दाल कौन सी? ग्राम। ठीक है, पी मतलब ब्लैक ग्राम, मतलब उड़द। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं? उड़द। ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं? मूंग। पिजन पी, पिजन पी किसको बोलते हैं? अरहर। ठीक है, टेंटल, सॉरी लेटिन, लेंटिल, लेंटिल मसूर को बोलते हैं। इनसे हमें क्या, सारी दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन। ऑयल सीड जैसे सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिंसीड्स, सनफ्लावर, इनसे हमें क्या मिलता है? फैट। वेजिटेबल
स्पाइसेस और फ्रूट्स, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन एंड मिनरल्स। और कुछ एक स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ठीक है। और वही इसके एडिशन में फूड क्रॉप्स कौन सी होगी? बेरसिम, ओट्स, सुडान ग्रास, ये भी हमारे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ये देखो पिक्चर आ रही है यहाँ पे। ठीक है। मार्क कर दिए मैंने पिक्चर्स, आप लोगों को भी दिख रही होगी। नहीं दिख रही होगी तो मैंने बहुत धीरे धीरे चलाई है। अब क्वेश्चन वही उठता है जो मैंने पीछे अभी हिंदी में बताया। पल्सेस से क्या मिलता है, फ्रूट से क्या मिलता है, वेजिटेबल से क्या मिलता है, ठीक है, और सीरियल से क्या मिलता है, जो जो जिससे मिलता है भी मैंने ऊपर आंसर बता दिया है, वो सब चीज के बारे में लिख डालना। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड। डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की कंडीशन रिक्वायर करते हैं, अलग टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, और क्या रिक्वायर करते हैं? फोटो पीरियड रिक्वायर करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीटिशन ऑफ देयर लाइफ स्केल, अपनी ग्रोथ के लिए और किस चीज के लिए? अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कितनी सूरज की रोशनी उस एक पौधे को मिल रही है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लावरिंग, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? सनलाइट। वो जो मैंने बताया प्लांट की ग्रोथ कैसे हुई, हाइट और उसका टेक्सचर, ये सब चीजें, और उसकी फ्लावरिंग मतलब फूल कब आएंगे, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब कुछ सनलाइट पे डिपेंड करता है। As we all knows, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis। ठीक है। पर कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। उन जो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खारिफ सीजन। ये कब होता है? जून से लेकर अक्टूबर तक होता है। और ऐसे ही विंटर सीजन वाली क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? राबी सीजन। ये नवंबर से लेके अप्रैल तक होता है। इसमें कौन कौन सी आती है? पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन। पिजन पी आपको चिड़िया का नाम नहीं है। ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम कौन सी होती है? हाँ, ब्लैक ग्राम, ये सारी कौन सी है? खारिफ। और वेयर एज व्हीट, जबकि आप देखोगे व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, ये किसके एग्जाम्पल है? राबी के। अब वही जो मैंने आपको बताया 1952 से लेकर 2010 तक हमने अभी क्या देखा? 25% तक हमारा जो है वो क्या हुआ है? एरिया बढ़ा है। इतनी तेजी से ये एरिया कैसे बढ़ा? कुछ अच्छे कारणों की वजह से बढ़ा होगा। उसके लिए साइंटिस्ट हमने कुछ एक अच्छी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करा है, और वो प्रैक्टिसेस 3 स्टेजेस में है। पहला है कि आप उन सीड्स को कैसे चूज करते हो, दूसरा है आप उनमें कैसा न्यूट्रिशन देते हो, तीसरा है आप उनकी कैसे प्रोटेक्शन करते हो और हार्वेस्टिंग करते हो। मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप उसे कैसे बचाते हो खराब होने से। तो इन्हीं सबको 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करा गया है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। वेराइटी, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। समझ आया? अब हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वैरायटी, फिर पढ़ेंगे प्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे प्रोटेक्शन। ठीक है। अब मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊंगी? वैरायटी। ठीक है। फसल की किस्म में सुधार, उसकी कितनी वैरायटी है, तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? किस्मों में सुधार पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, पेज भी एडजस्ट हो गया अब हमारा। चलो, फसल का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन के ऊपर निर्भर करता है। फसल की किस्म या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुण जैसे प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं कि कैसे एक फसल अच्छे से ग्रो करेगी। इन सब की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। फसल की किस्म में ऐच्छिक गुणों को संस्करण द्वारा डाला जाता है। एडिशनल चीजों को संस्करण द्वारा डाला जाता है। संस्करण क्या है? संस्करण विधि में देखो क्या है, विधि में विभिन्न
अनुवांशिक गुण वाले पौधों में संस्करण करवाते हैं। ठीक है, यह संस्करण अंतर किस्मीय मतलब विभिन्न अलग अलग वैरायटी के हिसाब से हो सकता है। अंतरा स्पीशीज एक ही जीन्स के दो विभिन्न स्पीशीज में, और अंतरावंशनीय जिसमें विभिन्न जेनरा में हो सकता है। मतलब आप क्या करते हो बेसिकली, कुछ फूड के जो कुछ कुछ ऐसे समझो कि कुछ किस्म जो होती हैं उनके अंदर से आप कुछ कुछ केमिकल्स या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स आप निकालते हो और दूसरे पार्ट या प्लांट के हिस्से के अंदर आप उसे हाँ उतारते हो। ठीक है, फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डलना। ऐच्छिक गुण मतलब अलग से जो जैसा हमें चाहिए ये फसल ग्रो उस वो वाले जीन को यहाँ पर डालना। इसके परिमाण स्वरूप वांछित अनुवांशिकनीय रूपांतरण फसल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसके हिसाब से हमें हमने जिस तरीके का पौधे में जो जीन डाला उसी के हिसाब से तो हमें फसल मिलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने सेब के बगीचे में आम का बीज डाला हो तो तुम्हें सेब मिलेगा, आम ही मिलेंगे, भले ही तुम सेब का बगीचा ही ले लो। अब डाल के मत देखियो घर पे जाके। ठीक है, चलो मैं आपको इतना बताती हूँ जो मैंने इसको एक पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, मैं एक एक पैराग्राफ दोनों दोनों का करवाती जाऊंगी। दिस अप्रोच डिपेंड ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप्स वेराइटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड्स। ये हमें क्या बताती है, ये हमें एक अच्छी अप्रोच बताती है जिसकी वजह से हम एक अच्छी फसल को गेन कर पाते हैं। वेराइटी ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स। ठीक है, वन वे एक तरीका ये है, इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें नहीं चाहिए इनटू द वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। हम उसे क्या कर दें, हाइब्रिड कर दें। हाइब्रिड मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि जो प्लांट का हमें जो हिस्सा मतलब जिस तरीके का प्लांट चाहिए हम उसे हाइब्रिड कर दें, अदर एक अलग से एडिशनल चीज उसके अंदर पुट कर दें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन refers to the crossing between genetically dissimilar plant। जो प्लांट अलग अलग हैं उनके बीच में आप क्या कराते हो, क्रॉसिंग कराते हो जेनेटिकली। ठीक है, मतलब इसका एक कुछ हिस्सा लेके इसका एक कुछ हिस्सा लेके कुछ है। हाँ जैसे भी आप बता सकते हो। दिस क्रॉसिंग में बी इंटरवेंटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज, अलग अलग वैरायटी में हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक अलग अलग जीन्स में हो सकती है, और इंटरजेनिक मतलब अलग अलग जेनरा में भी हो सकती है। अनदर वे इज इम्प्रूविंग, एक और तरीका है क्रॉप्स को इम्प्रूव करने का, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। एक जीन इंट्रोड्यूस करिए और उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक डाल दीजिए। एक जीन लाइए, मुझे इसमें ये भी चाहिए, मुझे इस प्लांट में ये भी चाहिए, मुझे इस प्लांट में ये भी चाहिए, उसके अंदर प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दो, ऐसे भी बन सकता है। हाँ, इसे हम बेसिकली कहते हैं मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जीएमसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये पूछा जाता है, जीएमसी। For new variety of crops to be accepted, it is necessary that the variety produce high yields under different conditions that are found in different areas। जो हमें कहाँ से देखने को मिलती है, अलग अलग एरिया से। Farmers would need to be provide with good quality seed of पर्टिकुलर वेराइटी। हमें मतलब हम देखते हैं कि फार्मर को जरूरत होती है एक अच्छी क्वालिटी का सीड, जिससे को अच्छी वेराइटी की उसे क्रॉप मिल सके। दैट इज सीड शुड बी ऑल द सेम वेराइटी एंड जर्मिनेटेड इन द अंडर द सेम कंडीशन। इसीलिए जो फार्मर है वो एक पौधा तो उगाएगा नहीं, वो पूरा का पूरा क्रॉप उगाता है ना। चावल खाना है तो चावल के लिए एक चावल जरूरी, एक चावल के दाने से तेरा पेट भर जाएगा भाई, तेरा नहीं भरेगा तो मेरा भी नहीं भरेगा यार। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, सेम कंडीशन के अंदर वो क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, चल के मेरा पेन, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड्स रिलेटेड टू द वेदर, ये वेदर से रिलेट करती है, सॉइल की क्वालिटी से रिलेट करती है, और वाटर से भी रिलेट करती है।
इन कुछ कंडीशंस को अगर हम देखें, वेदर कंडीशंस, जैसे कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ गया, फूड फ्लड सिचुएशन मतलब बाढ़ आ गई, ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है ना। अब कोई नहीं चाहता ना कि मैंने इतनी मेहनत से फसल उगाई है और अचानक से बाढ़ आके सारा पानी खराब कर दे, ठीक है। या सूखा पड़ जाए, बाढ़ ही ना आए, भाई सारी मेहनत खराब, क्रॉप ही खत्म हो गई, तो अब क्या कर लो। वेराइटी दैट कैन बी ग्रो डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, अलग अलग तरीका का क्लाइमेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर भी इसके साथ साथ यहाँ काम करते हैं, यहाँ पर ये लोग ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये सब फैक्टर भी यहाँ पर काम, हाँ, जरूरी है। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी have been developed. Some of the factor for which variety improvement is done. कुछ कुछ वैरायटी जो हम देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ फैक्टर जो यहाँ पर काम करते हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। पहले तो उन फैक्टर्स को आप मार्क कर लो, फिर ही हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हायर यील्ड, दूसरा पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी, मिल गया, बोइटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, wider adaptability, desirable agronomics characteristics। अभी तक हमने कितने देखे हैं, 3 और 3 6 करेक्टर देखने को हमें मिले, मिल गए, आपको भी मिल गए बेटा, और आपको मिल गए, चल ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये वाले 3 इन सब के आगे मेंशन करो, नंबर 1 नंबर 2। अब आपसे पूछा जाए तो आपको ये 6 तो याद रखने ही है। अब हम इसके जो फैक्टर्स हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें बोली गई है अब हम वो देखेंगे। चलिए एक बार आप हिंदी में भी देख लेते हैं। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले ये आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है, अच्छा उत्पादन दे सकती है या नहीं, पहले हम ये जान लें, ठीक है। किसानों की अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। वो जो मैंने भी बताया कि वो कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट रखती हैं, वो उतना ही इंपॉर्टेंस फैक्टर है जितना कि नॉर्मल दूसरी कंडीशंस है। वेदर हो गया, फ्लड मतलब वेदर कंडीशंस हो गई जिसमें फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें ये लोग बताएंगे। कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन में मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़, ये पूर्व अनुमान कठिन होता है, इनका पूर्व अनुमान करना क्या है, कठिन। पहले से ही पूर्व मतलब पहले अनुमान करना, अज्यूम करना, ठीक है। तो ये कठिन होता है, इसीलिए ऐसी किस्म अधिक उपयोगी है जो विविध जलवायु परिस्थितियों में उग सके। तो इसलिए हमें ऐसा वाला सीड लेना चाहिए जो अलग अलग सभी जगहों की कंडीशन को क्या कर सके, सह सके, ठीक है। इस प्रकार किस्में बनाई गई हैं, ठीक है, जो उच्च लवणीय मिट्टी में उग सके, जो एक हाई, आप ऐसे बोल सकते हो, एक उस तरीके की वेदर की मिट्टी के अंदर हर एक कंडीशन के अंदर सब चीजों को सरवाइव कर सके। अब किस्मों में सुधार के कुछ कारक हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, उच्च उत्पादन, दूसरा क्या है, उन्नत किस्म, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तीसरा क्या है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वन काल में परिवर्तन, व्यापक अनुकूलता, ऐच्छिक ससाय विज्ञान गुण, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता का बढ़ना, कितनी जगह पर हम उसे फसल को ग्रो कर सकते हैं। उन्नत किस्म मतलब अच्छे से किन किन कौन कौन सी किस्मों को हम देख सकते हैं। फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में विभिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता देखने को मिलता है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता, फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। जैविक तथा अजैविक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, रोग, कीट और नीमेटोड्स, तथा अजैविक के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, ठंडा, गर्म, पाला पड़ जाना, ये सब चीजें परिस्थितियों के कारण फसल का उत्पादन कम हो सकता है। मतलब
उन्होंने बता दिया जैविक हुआ तो क्या होगा, रोग होगा, फसल बीमार पड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। और अजैविक हुआ तो सूखा पड़ गया, गर्मी पड़ गई ज्यादा, ठंडी पड़ गई ज्यादा, ऐसे हो। हाँ, जलाक्रांति मतलब पानी कमी पड़ गई या फिर पानी बहुत ज्यादा ही आ गया भाई, ऐसे। इन परिस्थितियों को सहने वाली किस्म फसल के उत्पादन के सुधार कर सकती है। ठीक है। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपनी खेती में कई फसलें उगा सकता है। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है, मतलब प्रॉपर जैसे हम काटते हैं। ठीक है। और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि भी कम हो जाती है। फिर है व्यापक अनुकूलता, मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कंडीशन। ठीक है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्म का विकास करना विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में, वही पर्यावरण इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है, परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होता है। स्टेबल करने में फसल को क्या होता है, हेल्प करता है। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य, अब है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसल के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं, मतलब वो सही होते हैं जब हमें अनाज ग्रो करना होता है, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं। अब आपको बताना है, प्रश्न ये है कि जैविक तथा अजैविक फसल के उत्पादन को कैसे प्रभावित करती है। वही मैंने बता दिया। जैविक के अंदर अभी आप क्या क्या बताओगे, बताओ। बीमारी, हाँ, ऊपर मेंशन कर रखा है यहाँ पर इस वाले में, जैविक में और अजैविक में, तो ऊपर वाले पैराग्राफ से देख लेना। ऐच्छिक समस्याएं वाला जो टॉपिक है वो उसमें लास्ट में, मतलब ये पॉइंटर्स में से 2 क्वेश्चन बनाए इन्होंने। ठीक है। तो इन पॉइंटर्स में से आपको इसके आंसर करने। अब मैं आपको बता रही हूँ इस इंग्लिश वालों को। ठीक है। एक तो उसकी स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है एकदम से। ओफो, अब ठीक है। हाई यील्ड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़, ये तो समझ में ही आ गया होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब बताओ। क्वालिटी बढ़ाना, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, ये अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। बेकिंग क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन व्हीट, बेकिंग क्वालिटी होना गेहूं के अंदर वो इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन क्वालिटी किसके अंदर होना, पल्सेस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑयल क्वालिटी किस में होना, ऑयल सीड में। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, जो भी फसल हम खा पी रहे हैं, जो मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं, जिसकी भी फसल कट रही है, उसके अंदर उसकी क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बॉयटिक है ना, बॉयटिक रेजिस्टेंस, वही मैंने अभी आपको बताया। बॉयटिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, कोई बीमारी पड़ जाना, इंसेक्ट नीमेटोड्स हो जाना। बॉयटिक मतलब अपने आप ही होना, नेचर से के हिसाब से हो जाना। अबॉयटिक मतलब ज्यादा पानी आ जाना, वाटर लॉगिंग हो जाना, फ्रॉस्ट हो जाना, ड्रॉट पड़ जाना, सूखा पड़ जाना। ठीक है। स्ट्रेस ये हमें क्या देता है, डिफरेंट सिचुएशन देता है। ठीक है। और इससे जो हमारा क्रॉप है वो भी इफेक्ट होता है। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, the the shorter the duration of the crops from sowing to harvesting। ये बहुत अच्छा है कि हम सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक हमारा जो ड्यूरेशन है वो क्या रहता है, कम रहता है। द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी, मतलब वो बता रहे हैं हमारे लिए इकोनॉमिकली भी ये क्या है, अच्छा है। द शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप इन अ ईयर। जितनी जल्दी एक फसल अच्छे से उग के कटेगी उतने ज्यादा चांसेस हैं कि फार्मर के पास वो दूसरी ग्रो कर सके। ठीक बोल रहे हो आप। ठीक है। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी,
ये हार्वेस्टिंग की प्रोसेस को क्या बना देता है, इजी बना देता है। हाँ, से जो में नुकसान होता है वो कम होता हाँ। Wider adaptability, developing variety of wider adaptability will help in stabilizing the crop production. वो stable कर देता है, environmental conditions अलग अलग होती हैं, one variety that can be growing different climates condition in different areas. Desirable agronomics character, अब मुझे मेरा पौधा छोटा चाहिए, तो मेरा पौधा बड़ा चाहिए, तो जो भी गाय का चारा, भैंसों का चारा, जो भी चारा बनने वाला आप देखोगे उन सबके वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और जबकि जो हम खाते हैं, जो नॉर्मल जो क्रॉप्स होती हैं, वो प्लांट्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर डिजायरेबल हमें कैसा चाहिए, फूड क्रॉप, फूडर क्रॉप, वो देखते हैं। जैसे ड्राफ्टनेस इज डिजायर इन द सीरियल्स, ड्राफ्टनेस सीरियल्स में देखने को मिलेगी। दैट लेस न्यूट्रिशन आर कंज्यूम्ड these crops, these developing varieties of desired agronomics character। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन फिर उन्होंने सेम पूछे, बोइटिक और अबोइटिक के इस वाले में से मिल जाएंगे, और डिजायरेबल एग्रोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट ये भी इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं इसका, दूसरा वाला पार्ट। वैरायटी तो पढ़ ली है ना, अब हम क्या देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या देखेंगे। अब इसके प्रोडक्शन मैनेजमेंट के तो तीन तीन हिस्से हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक अभी हमने करा है और यहां से हम कंटिन्यू सेम से ही करने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। चलिए, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आप इसे देख लेना। ठीक है।